तो हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन की। ठीक है, टोटल देखो भाई, मेरा टॉपिक कवर करने का तरीका कुछ अलग है यार। मैं कभी को पढ़ा के या फिर चीज़ों को बता के टॉपिक कवर नहीं करते। हमारा पर्पस है दिमाग के अंदर चीज़ें जाननी। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पास चीज़ चली जानी चाहिए, और वो तभी जाती है जब आप एमसीक्यूज से क्या करो, सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करो। बिकॉज हमारा माइंड जो है वो कंपैरेटिव स्टडी को ज़्यादा बेहतर तरह से अडेप्ट कर लेता है, ज़्यादा बेहतर तरह से कैच करता है। ठीक है, हमारे पास सही और गलत के बीच में ज़्यादा अच्छे से फर्क करता है। तो यहाँ पे हम जब पॉइंटर्स में एमसीक्यूज से अब जब चीज़ों को कवर करते हैं, तो हमारे पास जो दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड, मतलब दिमाग के छोड़ो हमारे पास ये जो है कंपार्टमेंट जो होते हैं ना ब्रेन के, एग्जांपल दे रहा हूँ, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये चीज़ें स्टोर हुई, यहाँ पे ये चीज़ें स्टोर हुई, यहाँ पे ये चीज़ें स्टोर हुई। तो यहाँ पे जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में, जब चीज़ें जो है सबकॉन्शियस माइंड में तो नहीं बोलूंगा, माइंड में जब चीज़ें स्टोर होती हैं तो वे कैसे होती है, कंपार्टमेंट से फॉर्म है। जैसे मेमोरी कार्ड में चीज़ें स्टोर होती है ना, वहाँ पे भी इसी प्रकार का यहाँ ब्रेन में भी स्टोर होता है। तो उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स में चीज़ें, एमसीक्यू से चीज़ें कवर कर रहे हैं। टॉपिक जो है सब डिवाइड करके चीज़ें कवर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत कम लेक्चर्स में लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। तो हमको अच्छा खासा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता कैसे है ना। बिकॉज 90% जो आप समझना क्वेश्चन जो आएंगे इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टैटिक पार्ट्स आएंगे, मतलब स्टैटिक को रिलेट करेगा डायनामिक से। बिकॉज स्टैटिक चीज़ तो सेम रहेगी, क्लाइमेट चेंज की जो पेरिस एग्रीमेंट है वो तो सेम रहेगा, बट जो थोड़ा सा 10% कभी न्यूज़ में आ गए इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ना, मतलब 10% जो स्पीसीज न्यूज़ में आ गए, सपोज का कोई इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ था उस ईयर में या फिर 1-2 साल में, तो वो हमारे पास पूछ सकता है। तो ये हमारे पास समझना है यार चीज़, हर जगह ये हर जगह है भाई। लोग जो है अंधविश्वास में जीते हैं कि यार हम डायनामिक पार्ट करेंगे, हम करंट अफेयर। अरे भाई करंट अफेयर जो है इट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिक कॉन्सेप्ट यार। ठीक है, आप स्टैटिक चीज़ आपको पता नहीं है, आप चीज़ों को कंप्रीहेंड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो आप कैसे डायनामिक पार्ट कवर करोगे। सो फर्स्ट कवर द स्टैटिक पार्ट, जो कि हम यहाँ पे एमसीक्यू से कर रहे हैं। उसके बाद हम जो क्वेश्चन बैंक करेंगे मंथली, उससे थोड़ा हमारा डायनामिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा, जिससे प्रीलिम्स की तैयारी पूरी हो जाएगी और मेंस की मेंस में हम बात कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये सदाबहार क्वेश्चन होता है। सदाबहार मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि कभी पुराना नहीं होता यार। ठीक है, कभी भी आ सकता है। तो क्लीन क्लाइमेट फंड हमेशा न्यूज़ में रहता है यार, है ना। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बताना है। इट एम टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है। 2010 में एस्टेब्लाइज किया गया था, जो कि क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ये सब चीज़ को हमारे पास क्या करता है, उन कंट्रीज़ को अडेप्ट करने में और मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज को पैसा देता है। इट वॉज क्रिएटेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। क्या क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बनाया गया था इसको। देखो भाई, इसको UNFCCC के अंदर बनाया गया था। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर तो एडेप्टेशन फंड बनाया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड इज क्रिएटेड अंडर द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है। ठीक है, हमारे पास जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, उसके थ्रू एक फंड बनाया गया था। इस फंड का नाम क्या था, एडेप्टेशन फंड, एंड नॉट ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, GCF, दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड इज मैंडेटेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स रिसोर्स टू मिटिगेशन एंड 50% ऑफ एडेप्टेशन इन ग्रांट इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही बात है। जो पैसा है ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर है ना, वो आधा आधा बराबर 50% जो है हमारे पास मिटिगेट करेंगे एंड 50% अडॉप्ट करेंगे। दोनों में ये ऐसे खर्चा होता है। बिल्कुल सही बात है। करंट हमसे पूछा गया है, 1 और 3 इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन में पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमसे क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात करनी है भाई। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट। द क्योटो प्रोटोकॉल required only developed countries to reduce emission while the Paris agreement called on all countries to set emission targets। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, जो क्योटो प्रोटोकॉल था है ना, क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में आया था। ठीक है, और इसी पर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को बात करता है कि आप एमिशन कम करो। बट हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट जो था बहुत बाद में आया। अब इनको समझ आया कि भाई देखो, अब सिर्फ डेवलप कंट्री से कुछ करने कुछ नहीं होगा, अब हमको डेवलपिंग कंट्री से भी दिमाग देना पड़ेगा। सो इट टॉक्स अबाउट ऑल कंट्रीज वेदर इट इज डेवलप्ड और डेवलपिंग, दोनों को यहाँ प्रोड्यूस करने की बात करता है एमिशन को। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। बोथ ऑफ देम फॉल अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ UNEP। क्या दोनों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं भाई? नो,
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं आते। दे बोथ कम अंडर व्हाट, दे बोथ कम अंडर UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, और हमारे पास जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना भाई, वो लिमिट करने की बात करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को। और जो पेरिस एग्रीमेंट है, याद रखना, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है ना। एंड इसका गोल क्या है, ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि बार बार पूछा जाता है। इसका गोल है कि ये रिड्यूस करना चाहता है ग्लोबल टेम्परेचर को, है ना, बिलो 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल, लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना चाहता है, या फिर हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसके मुकाबले, मतलब हमको 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है टेम्परेचर को। प्री इंडस्ट्रियल में सपोज 10 एवरेज टेम्परेचर दुनिया का 28 था, अब उसको हम 30 से बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। सो ये बोल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और हो सके तो हमारे पास 1.5 डिग्री पे ही लिमिट करना है इसको। तो करेक्ट तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, विथ रेफरेंस टू दी IDCs, हमको इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करनी है, IDC की बात करनी है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, दी INDC सबमिटेड बाय द कंट्रीज प्रेजेंटली हैव नो लीगल स्टेटस। क्या इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है भाई INDC का? कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एक नॉन बाइंडिंग नेशनल प्लान है। जैसे हमने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बाइंडिंग है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग, सो दैट्स व्हाई इट हैज नो लीगल स्टेटस। ऐसा नहीं कि आपको ये जो INDC है या फिर इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, a total of 40% of the installed capacity for electricity will be from non-fossil fuel source under India's IDC और INDC टारगेट। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया है भाई, 2030 तक हमको बात करनी है कि हम INDC टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, जिसमें यहाँ पे क्या बात करता है, ये हमारे पास एमिशन इंटेंसिटी को जो है ना रिड्यूस करने की बात करता है ना। एमिशन रिड्यूस मतलब पर यूनिट GDP इंक्रीज में कितना एमिट करना है उसको आधा 1/3 कम करने की बात करता है। और उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि हमारे पास जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, उसमें हमारे पास जो 40% है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करेंगे, ये इसकी बात करता है। एंड इसके साथ साथ क्या बात करता है INDC टारगेट्स के अंदर, हम बोलते हैं कि हम 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट्स जनरेट करेंगे थ्रू फॉरेस्ट बना के। ओके, बाय 2030 हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कार्बन सिंक बना के। कैसे भाई, बाय फॉरेस्ट, under the provision of the Paris Agreement, countries will be expected to submit an updated NDC every 5 year। बिल्कुल सही बात है यार, पेरिस एग्रीमेंट की बात है, हर 5 साल के अंदर आपको एक तरह से अपडेटेड, जैसे कि हमने पहले कुछ और टारगेट रखा था, उसको टारगेट को हाईएस्ट पॉसिबल एम्बिशन को हम फिर से एवरी 5 साल इसको रिवाइज करेंगे, इसकी बात करता है ये। इनकट हमसे पूछा है भाई, तीनों करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब एक तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कैप्चर की बात हो रही है ना। कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टोरेज साइट यूज्ड फॉर CO2 आर फॉर्मर ऑयल्स एंड गैस रिजर्वायर्स, डीप सलाइन फॉर्मेशन, कोल बेड्स एंड सलाइन फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, इन जगह आप कार्बन को स्टोर कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। आर्टिफिशियल सिक्वेस्ट्रेशन इज द स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन। गलत बात है यार, आर्टिफिशियली लाइक फैक्ट्री चिमनी से आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास एमिशन निकल रहे हैं उसको आप कैप्चर कर सकते हो यार, है ना। तो ये हमारे पास फास्ट प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल जो है फास्ट होता है, नेचुरल स्लो होता है। सिंपल सी बात है, बच्चे को पता होगा, नेचुरली वाली चीज़ स्लो होती है। इन आयरन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओशन कैन हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है यार, आयरन जो
फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा, बिकॉज आयरन फर्टिलाइजेशन एक तरह से न्यूट्रिएंट ही तो है आयरन। जब आयरन सिक्वेस्ट मतलब आयरन जो है फर्टिलाइज होगा मतलब ओशन के अंदर जाएगा, तो ओशन में जनरली आयरन रिच पुअर होता है, तो आयरन जो होगा ना वो क्या करेगा, जाएगा तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ करेगा। जब फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा तो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। सो एक तरह से वो रिड्यूस कर देता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, विद रेफरेंस टू कार्बन ट्रेडिंग। देखो भाई सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पेरिस एग्रीमेंट हैज अ प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज टू मीट देयर एनडीसी टारगेट। देखो भाई कंपल्सरी मैंने बात की थी कि वो नॉन बाइंडिंग है, तो एक तरह से ये वॉलेंट्री ट्रेडिंग होता है, आप चाहो तो करो, आप ना चाहो तो मत करो यार, ठीक है। सो इट इज वॉलेंट्री, ठीक है। इट ऑलो नेशंस विच आर अनेबल टू मीट दियर रिडक्शन टारगेट्स टू परचेस कार्बन क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है यार, ये कार्बन जो ट्रेडिंग था ये तरह से कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि हमने देखा 1997 में हुआ था, जो कि डेवलप कंट्रीज को ही बात करता है, ठीक है। जहाँ पे हम सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस की बात करते हैं, CER सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन एक तरह सर्टिफिकेट होते हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कार्बन ट्रेडिंग यूजेस अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम, कि यहाँ पे हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। कैप मतलब समझना, एक तरह से एक लिमिट जनरेट करता है भाई, जो गवर्नमेंट है ना वो रेगुलेट करता है कि एक लिमिट की, इससे तो हम एमिट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF की बात करनी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस फैसिलिटी वर्क अंडर द वर्ल्ड बैंक टू टैकल द प्लैनेट बिगेस्ट एनवायरमेंटल इशूज़। तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है क्या वो वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करता है भाई। पहले ये वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करता था, बट 1994 में क्या हुआ है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है एक आपस में एक सेपरेट या फिर परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन गया। नाउ इट इज सेपरेट एंड परमानेंट। ओके, इंडिया इज बोथ अ डोनर एंड अ रिसिपिएंट ऑफ GEF। बिल्कुल सही बात है, GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में हम पैसा देते भी हैं और इससे पैसा लेते भी हैं, है ना। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कब बना था, 1991 में बना था, बट 1994 में हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास जो GEF था ना वो हमारे पास वर्ल्ड बैंक के आउट ऑफ वर्ल्ड बैंक हो गया। जब बना था तो वर्ल्ड बैंक के अंदर बना था, बट बाद में उसके आउट हो गया। द GEF सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामार्टा कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो भाई ये जो GEF है वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किसको किसको, देखो हमारे पास CBD दैट इज कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, UNFCCC को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को, स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना किसके ऊपर था, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, एंड मिनामार्टा कन्वेंशन जो कि किसके ऊपर था, मरकरी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 1 2 3 4 5 इन 5 चीज़ों के लिए क्या करता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है, नॉट फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यार। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। GRAP की बात करनी है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करनी है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वर्क ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर। कि जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर है, बिल्कुल सही बात है यार। NCT जो नेशनल मतलब NCR जो है, नेशनल दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो रीजन है, वहाँ पे हमारे पास जो एयर क्वालिटी डिटेरिएट करती है, तो हमारे पास ग्रेड एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, जो वेहिकुलर का एमिशन होता है, इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, फिर कंबशन इंजन है उस मतलब कंबशन एमिशन है, उनको यहाँ पे ये क्या करता है, एक्शन के थ्रू टेकल करता है। द प्लान इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। इंक्रीमेंटल मतलब क्या समझते हो भाई,
बिल्कुल सही बात है, ये इंक्रीमेंटल है, मतलब जैसे बुद्धिमान है, क्योंकि जब यहाँ पे क्या करते हैं भाई एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर जाता है, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है ना, इवन आउट लगा देता है रोड के अंदर, है ना, स्कूल को शट डाउन कर देता है, तो एक तरह से इंक्रीमेंटल है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इज टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर अमंग दी सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है यार, ठीक है। 13 डिफरेंट एजेंसीज के अंदर यहाँ पे इसको डालने की बात की जा रही है, जहाँ पे हमारे पास उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स हैं, हरियाणा के रीजन्स हैं, राजस्थान है, बट नॉट अमॉन्ग ऑल दी स्टेट्स। ओके, हमसे कट पूछा गया है, कट जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेप्टेशन फंड। मैंने बताया था ना यार, एडेप्टेशन फंड जो था वो हमारे पास किसके अंदर बना था? मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ पे? यहाँ पे। तो एडेप्टेशन फंड जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बना था, है ना। हमारे पास जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था वो 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था वो 1992 में आया था। डेट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना हो यार। UNFCCC के अंदर हमारे पास क्या बना था? ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास एडेप्टेशन फंड बना था। तो एडेप्टेशन फंड जो था वो किसके अंदर बना था? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, यहाँ पे रखना। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बात है। 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर। देखो इस प्रकार से चीज़ें कवर की जाती है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उसका स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एडेप्टेशन फंड। जो एडेप्टेशन फंड है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, उसके अंदर हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्या? बिल्कुल सही बात है। The World Economic Forum serve as a trustee of the adaptation fund on an interim basis। देखो भाई, हमारे पास जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसका ट्रस्टी नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक है ना वो इसका ट्रस्टी है। हमने एक और जगह देखा था जहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड बैंक आउट ऑफ हो गया था। देखो ये जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, उसका अभी भी एक ट्रस्टी है हमारे पास, है ना। मतलब किसके अंदर बना था? जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी था वो वर्ल्ड बैंक के अंदर बना था, बट नाउ इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसी प्रकार का जो एडेप्टेशन फंड है ना, बेसिक चीज़ें जो है ना वर्ल्ड बैंक पैसे देता है यार यहाँ पे, ठीक है। सो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा हमारे पास 1 नहीं, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सारा बेसिक जो चीज़ है इन्वायरमेंट के अंदर पैसा जहाँ पे जरूरत पड़ती है उसमें ये इन्वॉल्व है। जैसे कि हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हो गया, GEF में वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएटेड है ये। एडेप्टेशन फंड जो हो गया ADAP, एडेप्टेशन फंड हो गया, ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है यार? वर्ल्ड बैंक के साथ। एसोसिएटेड मतलब समझना थोड़ा मोड़ा, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी रिलेट करना अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कैन कन्वर्ट एनी कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल सच एज कोल इनटू फ्यूल। क्या गैसिफिकेशन से हम कोल को फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं यार? कोल को फ्यूल में, बिल्कुल। इसको वैसे सीन गैस बोलते हैं ना यार, फ्यूल गैस मतलब सीन गैस। सीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। बिल्कुल सही बात है यार। सीन गैस में क्या क्या होगा? सीन गैस में हम क्या करते हैं? सीन गैस में हमारे पास कैसे बनता है सीन गैस? हमारे पास जो कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल होता है, कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं? सीन गैस में कन्वर्ट करते हैं। इट कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड CO2 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल गैस। इसको हाइड्रोजन है ना भाई, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल गैस। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि किसके ऊपर था? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर, कभी मत भूलना। ये भी पूछा जाता है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था वो किसके अंदर था, तो किसके लिए था? तो POPs के लिए था। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, इसके लिए हमारे पास क्या बनाया गया था? अपने पास ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसका आउट ऑफ नाउ इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज येट टू रेटिफाई द स्टॉकहोम कन्वेंशन के, अभी तक हमने रेटिफाई नहीं किया है भाई इसको, गलत बात है। हमने इसको पहले रेटिफाई कर लिया, 2006 के अंदर इसको रेटिफाई कर लिया है, ठीक है। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, डेट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा समझ आता है यार, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इज डेजिग्नेटेड एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। अभी देखा भाई, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 5 चीज़ों के लिए है। UNFCCC के लिए है ना, UNFCCC के लिए, UNCCD के लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए, मिनामार डिसीज के लिए। इसीलिए पहले से ये सब चीज़ समझना पड़ता है। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं। द कन्वेंशन कॉल्ड टू लिमिट द यूज ऑफ DDT टू मलेरिया कंट्रोल। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पे रोकने की बात करता है। एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में यहाँ पे
क्या ये डीडीटी को इस्तेमाल को रोकने की बात करता है? बिल्कुल सही बात है, एक तरह से इसको लिमिट करने की बात करता है मलेरिया कंट्रोल के लिए, बिकॉज एक प्रकार से ये क्या है, एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट तो है, ठीक है। और भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की ये बात करता है, जिसमें हमारे पास एनाक्लोडेन हो गया, हेप्टाक्लोर हो गया, ये सब चीज़ की बात करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात करते हैं, लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स की बात करता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन की बात करता है ना। हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड जो हमारे पास चीज़ें हैं, फ्यूरेंस हो गया, इनको लिमिट करने की बात करता है ये, जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, ओके, हरे पटाखे की बात करनी है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रीन क्रैकर्स की बात करनी है। हर समय दिवाली के समय न्यूज़ में रहता है, बट क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है यार। ग्रीन क्रैकर्स आर प्रोड्यूस यूजिंग नो हार्मफुल रॉ मटेरियल, क्या इनको नो हार्मफुल रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, एंड हैव एडिटिव विच एलिमिनेट एमिशन कम्प्लीटली। देखो भाई एक्सट्रीम वर्ड है ये, ठीक है। देखो इसके अंदर ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं ग्रीन क्रैकर्स के अंदर, जो कि PM 2.5 पार्टिकल्स को रिड्यूस कर देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। सो नो हार्मफुल रॉ मटेरियल बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई, लेस हार्मफुल। एक्सट्रीम वर्ड्स को आप समझना, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। और ये देखो एलिमिनेट, कोई भी चीज़ को आप दुनिया में एलिमिनेट कर सकते हो क्या? मैं मानता हूँ कि ये एमिशन को रिड्यूस करने की बात कर सकता है, नॉट एलिमिनेट यार, एक्सट्रीम वर्ड्स। दे कंटेन केमिकल्स सच एज लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड लीड। देखो भाई ग्रीन क्रैकर्स के अंदर हमारे पास जो केमिकल्स बैंड हैं, सच एज लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, लीड, वो नहीं होते, है ना। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, सिर्फ मिनिमल एल्यूमिनियम होते हैं, है ना। थर्माइट क्रैकर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ वाटर रिलीजर्स, है ना, थर्माइट क्रैकर्स एंड मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर्स। इसमें लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, लीड नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, सफल, दैट इज सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ग्रीन क्रैकर्स रिलीज वाटर वेपर एंड डू नॉट अलो द डस्ट पार्टिकल टू राइज, कि ये वाटर वेपर रिलीज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे डस्ट पार्टिकल को उड़ने नहीं देते। ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा D3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनहांसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन थ्रू एग्रीकल्चर। हमको बात किसकी करनी है भाई, एनहांसिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन थ्रू एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग लाइफ स्टॉक विथ क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम रिड्यूस एग्रीकल्चर ओन फुटप्रिंट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। अगर हम लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट कर देंगे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ, मतलब इसका सपोज करो हस्क है, आपने धान काट लिया, उसका जो हस्क बचा उसको आपने चारा के तौर पे इस्तेमाल कर लिया गाय बैल को खिलाने के लिए, और उसने आपने क्या किया, गोबर को मैन्यूर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, तो इसने आपने क्या किया, जो कार्बन फुटप्रिंट एक प्रकार से वो कम किया, है ना। इंक्रीज टीलेज कैन कंट्रीब्यूट टू कटिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ द एग्रीकल्चर। टीलेज समझते हो, जोताई, जोताई करने से क्या होता है ना, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है यार, मीथेन एमिट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है, जिससे हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो जाता है। इसीलिए हम बात करते हैं अबाउट नो टिल, है ना, नो टिलेज फार्मिंग, दैट इज जिसमें हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोक सकें। डिक्रीजिंग मीट प्रोडक्शन कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, भाई बिल्कुल सही बात है। अगर हमने क्या किया, मीट के प्रोडक्शन को कम किया, कंजम्पशन को कम किया, तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो सकता है, बिकॉज, है ना, डिफॉरेस्टेशन, वाटर कंटामिनेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है यार। क्योंकि हम मीट का प्रोडक्शन कहाँ पे करेंगे, फार्म्स में करेंगे, फार्म्स कैसे बनाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करके। बिकॉज अगर हमको हाई मीट कंजम्पशन करना है तो हमको इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर करना पड़ता है भाई, है ना। उनके ऊपर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स डालेंगे, हार्मोन डालेंगे, जिससे हमारे पास, जो कि हमारे लिए सेफ नहीं है यार। अगर हमने डिक्रीज किया मीट प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, वाटर का यूज़ कम होगा, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन, बिकॉज से ख़राब भी करते हैं सॉइल को, प्लांट को खा लेंगे इसीलिए, है ना। एंड पॉल्यूशन जो है वाटर का, जैसे गंदगी फैलाते हैं, तो वो भी कम हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ये हेल्प करते हैं। करेक्ट हमसे, इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पुल्वीकल्चर। पुल्वीकल्चर क्या है भाई, पुल्वीकल्चर की बात करनी है। पुल्वीकल्चर इज द एक्ट ऑफ आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग प्रिसिपिटेशन,
क्या पूर्वी कल्चर में हम प्रिसिपिटेशन मतलब जो रेनफॉल है उसको करने की बात करते हैं? बिल्कुल सही बात है। पूर्वी कल्चर या फिर हम उसको बोलते हैं रेन मेकिंग, हम आर्टिफिशियली जहाँ बारिश नहीं हो रही है पर बारिश कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वी कल्चर और आर्टिफिशियल प्रिसिपिटेशन। ओके, हम कैसे बारिश करने की बात करते हैं? हम क्लाउड फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देंगे बाई रिलीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, है ना, कुछ पार्टिकल्स लेंगे जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट पाउडर्स, जिससे क्लाउड आपस में बनेंगे और बारिश हो सकती है, और उससे हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम्स को भी रोक सकते हैं। इट इज़ अ परमानेंट वे ऑफ सप्रेसिंग द पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर। नो भाई, क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल मेथड जो है इज जस्ट अ टेम्पररी मेथड, इसके पास लिमिटेड एंड टेम्पररी इम्पैक्ट ही होता है, नॉट अ परमानेंट। It has a limited and temporary impact। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ भूटान इज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम कार्बन नेगेटिव, मतलब ये जितना कार्बन रिलीज करता है उससे ये एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल सही बात, दुनिया में पहला कंट्री है भाई। कार्बन न्यूट्रलिटी इन्वॉल्व्स जीरो एमिशन ऑफ द कार्बन बाय द इंडस्ट्रीज। नो, ये कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, जितना आप एमिट कर रहे हो उतना भी आप कंज्यूम कर रहे हो। नो नेट कार्बन फुटप्रिंट। ओके, नॉट अबाउट जीरो एमिशन यार, नेट कंजम्पशन या फिर एमिशन जीरो है, आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही आप रिलीज भी कर रहे हो, मतलब दोनों हैं। ग्रीन, तो सो दिस इज इनकरेक्ट। ग्रीन वॉशिंग कैन हेल्प इन अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी। देखो भाई, ग्रीन वॉशिंग क्या है? एक तरह से माइंड को धोखा देना, मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई, हमारे पास 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, 100% ऑर्गेनिक जूसेस, तो कोई 100% ऑर्गेनिक हो सकता है क्या? कुछ तो कुछ मिलावट करना पड़ेगा, तो एक तरह से ये ब्रेन वॉशिंग यार। सो इट इज़ अ फॉल्स इंप्रेशन और प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनी प्रोडक्ट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। जैसे हमारे पास ये पूरा पूरा ग्रीन क्रैक, मतलब ग्रीन पूरा ऐसे बोलते हैं कि सपोज को ग्रीन प्लास्टिक है, ग्रीन फाइब्रिक है, ऐसा नहीं होता यार। इट इज कॉल्ड एज ग्रीन वॉशिंग, इट इज फॉल्स इंप्रेशन अबाउट हाउ अ कंपनी इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। हमको बात करनी है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की। देखो भाई, ये पेरिस एग्रीमेंट ही है। इट इज़ एन एग्रीमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है, 2015 के अंदर हुआ था, UNFCCC। ठीक है, जहाँ पे हमने बता दिया पहले से कि यहाँ पे हम जो बस 1.5 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम करने की बात करेंगे, है ना। इंडस्ट्रियलाइज्ड जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे, सपोज करो इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से चालू हुआ था? 1850 से चालू हुआ था, सॉरी 1750 से बोलते हैं। तो 1750 से पहले सपोज टेम्परेचर दुनिया का 28 था, तो अब हमारे पास इसको 30 के अंदर रोकना है यार, अभी एवरेज टेम्परेचर है उसको। लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल, और हो सके तो 1.5 से नीचे रोकना है, बट वो तो हो नहीं पा रहा है। लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल देखा था हमने, कब हुआ था? 1997 में, कन्फ्यूजन नहीं होता। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल द पेरिस एग्रीमेंट अलो फॉर वॉलेंट्री एंड नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स। क्योटो प्रोटोकॉल में जैसे हमारे पास वॉलेंट्री नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स थे, उसी प्रकार पेरिस एग्रीमेंट में भी थे क्या? नो, ये जो पेरिस एग्रीमेंट था ये हमारे पास क्या था? लीगली बाइंडिंग था, नॉट वॉलेंट्री। इट इज़ लीगली बाइंडिंग। मैंने बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है, क्योटो प्रोटोकॉल इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इट इज़ वॉलेंटरी। ठीक है, बट हमारे पास जो पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। ईरान, इराक, लीबिया, चाइना, साउथ सुडान हैव नॉट रेटिफाइड पेरिस एग्रीमेंट। देखो भाई, हमारे पास ये जो है ना, चाइना जो है वो रेटिफाइड कर चुका है। ठीक है, ये सही है कि ईरान, लीबिया और यमन, ईरान, लीबिया और यमन अभी तक इन्होंने रेटिफाइड नहीं किया है इस अकॉर्ड को। ओके, चाइना इज अ पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट जगह B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स उसके साथ उसको बताना है कि करेक्टली मैच है कि नहीं। REDD+, REDD+ क्या है भाई? इट इज़
reducing emission from deforestation and forest degradation, reducing emission from deforestation and forest degradation. It focus on eliminating the transboundary movement of exotic animal species. देखो भाई, ये इस नाम से ही समझ आ रहा है कि ये मैनेजमेंट की बात करता है फॉरेस्ट की, ठीक है, कार्बन स्टॉक को एक तरह से एनहांस करने की बात करता है ना। तो एक तरह से ये हमारे पास UNFCCC के अंदर है, ये एलिमिनेट करने की बात नहीं करता एक्सोटिक स्पीसीज के मूवमेंट को। नागोया प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए भाई, इट इज़ ऑन शेयरिंग ऑफ ह्यूमन जेनेटिक रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है, बट इट इज़ नॉट ऑन अप्लाइज ऑन ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये हमारे पास बात करता है शेयरिंग ऑन जेनेटिक रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन की बात करता है, बट ये ह्यूमन के जेनेटिक रिसोर्स की शेयरिंग की बात नहीं करता। ये सही है कि ये शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स की बात करता है और जेनेटिक रिसोर्स की बात करता है, बट इट डज नॉट अप्लाइज ऑन ह्यूमन। एंड तलानोवा डायलॉग फॉर गाइडेंस फॉर प्रॉपर इम्पोर्टिंग ऑफ लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, वो हमको कभी नहीं भूलना है। एलएमओस की बात करता है हमारे पास कौन सा, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो तलानोवा प्रोटोकॉल है ना भाई, वो किसके बारे में बात करता है, कंट्रीज को हेल्प करेगा टू इम्प्लीमेंट दी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को एक तरह से अचीव करने में हेल्प करेगा ये। दिस इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे तीनों इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट जाएगा नॉन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, विथ रेफरेंस टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB की बात करनी है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। हमसे क्या पूछा गया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में करेक्ट पूछा गया है। द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर एक्ट ऑफ 1974। देखो भाई, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है, जो कि 1974 में आया था, उसके अंडर बना गया है ना। ये पॉल्यूशन कंट्रोल का काम करता है ना। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ द पावर टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, ये होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है एंड डिस्पोज भी कर सकता है प्रॉपर्टी को, ये भी सही है। SPCB हैज़ टू इंस्पेक्ट सीवेज और द ट्रेड इफ्लुएंट्स वर्क्स एंड प्लान्स टू ट्रीट सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट। जो SPCB है, ये क्या क्या काम करता है, ये जो सीवेज है उसको इंस्पेक्ट करता है, क्या ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ठीक से है कि नहीं। जो इफ्लुएंट्स है उनके ट्रेड को भी देखता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज की बात करता है, बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। जो हमने देखा था ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उसके बारे में हमको बताना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। देखो भाई, एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले उसको नहीं, आफ्टर बोला ना, एटमॉस्फेयर में निकलने के बाद उसको कैप्चर करने को क्या बोलते हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज बोलते हैं क्या, नो, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इज द storing and capturing of carbon dioxide before it is released into the atmosphere, not after, it is before, ठीक है। पोस्ट कंबशन, प्री कंबशन एंड ऑक्सी फ्यूल कंबशन आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कार्बन कैप्चर, बिल्कुल सही बात है यार। कंबशन के बाद, कंजम्पशन से कंबशन के पहले एंड ऑक्सी फ्यूल कंबशन, ये तरीके हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्री कंबशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को जलने से पहले उसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जिससे हमारे पास जो है ना, जो कार्बन स्टॉक है वो कम हो जाए, कार्बन कम निकले। एंड हमारे पास ऑक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं भाई, ऑक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी में हमारे पास CO2 एंड स्टीम प्रोड्यूस कर देते हैं फॉसिल फ्यूल के जलने से, एंड जो कि ऑलमोस्ट बर्न करता है प्योर ऑक्सीजन के साथ, जिससे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करता ये। So this is correct. Both artificial and natural sinks are used to store carbon और टू स्टोर कैप्चर्ड कार्बन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल सिंक्स में हमारे पास ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स हैं, है ना, डीप सैलाइन एक्विफर्स हैं, अंडरग्राउंड माइंस हो गए। नेचुरल हमारे पास सिंक्स कौन कौन से हैं भाई, ओशियन से बड़ा नेचुरल सिंक कोई नहीं है, सबसे बड़ा ओशियन है। उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट्स हैं, सॉइल हो गया यार, ठीक है। ब्लू कार्बन किसको बोलते हैं, जितने भी हमारे पास कार्बन जो है वो कोस्टल एक्वेटिक के फिर मराइन कार्बन सिक्स से देखने को मिलते हैं ना,
उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। एंड ग्रीन कार्बन जो कि फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से जो फोटोसिंथेसिस से रिमूव किए जाते हैं उसको हम ग्रीन कार्बन बोलते हैं। करेक्ट हमसे पूछा, ये भी करेक्ट है हमारे पास। करेक्ट क्या हो जाएगा? डी। ओके ओके, देखो पहला इज इनकरेक्ट यार, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। हमको बात करनी है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन की, ठीक है। हमको बात किसकी करनी है यार? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन की बात करनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोलिशन इज टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स लाइक मीथेन, ब्लैक कार्बन्स एंड HCF और HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है वो रिड्यूस करने की बात करते हैं कि मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड HFCs को। बिल्कुल सही बात है यार। इट वॉज फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, कनाडा, USA अलॉन्ग विथ UNEP। देखो भाई, ये जो हमारे पास इनिशिएटिव है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ये 2012 में बांग्लादेश, कनाडा, मैक्सिको, घाना, स्वीडन, इन्होंने मिलके इसको लॉन्च किया था। इसमें इंडिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं है भाई, इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स आर प्राइमरली सोर्स फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक। जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, जैसे कि ब्लैक कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, ये शॉर्ट लिव्ड है। गलत मत समझना कि ब्लैक कार्बन इज नॉट लॉन्ग लिव्ड, ठीक है ना, दिस आर शॉर्ट लिव्ड, याद रखना। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज आते हैं। तो ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लिव्ड, यार बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ओके हमारे पास मीथेन भी एक हमारे पास शॉर्ट लिव्ड है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी हमारे पास क्या है? शॉर्ट लिव्ड हमारे पास पॉल्यूटेंट है, ठीक है। सो ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से निकलते हैं एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सही बात है यार। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तरह से लॉन्ग टर्म पॉल्यूटेंट है, लॉन्ग समय तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट को गर्म रखता है, बट है ना, ये जो शॉर्ट लिव्ड है लाइक ब्लैक कार्बन, मीथेन हो गया, एंड इट इज मीथेन यार, ठीक है। मीथेन इज अ शॉर्ट लिव्ड, याद रखना। ये हमारे पास क्या करता है? ज़्यादा वार्मिंग करता है, 45% मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है यार, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग। हमसे क्या पूछा गया है? जियो इंजीनियरिंग की कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स हैं? आर्टिफिशियल वॉल्केनो इज अ कंपोनेंट ऑफ जियो इंजीनियरिंग भाई, बिल्कुल सही बात है। स्मूथ और सूथिंग मिरर इन स्पेस, स्पेस से अगर सूथिंग मिरर डाल दिया तो क्या हो जाएगा? जो हमारे पास जो रेस आ रहे हैं सन से वो नहीं आ पाएंगे, तो ठंडी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। आर्टिफिशियल वॉल्केनोस, बिकॉज वॉल्केनोस से हमारे पास एरोसोल निकलते हैं जो कि क्या करते हैं? ठंडा करते हैं माहौल को। आयरन सीडिंग इन सी में आयरन सीडिंग कर देंगे तो वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं जिनके लिए आयरन को होता है हमारे पास पुअर, मतलब पुअर सोर्स ऑफ आयरन होता है भाई सी में, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को आयरन की ग्रोथ, आयरन चाहिए भाई ग्रोथ के लिए। अब आयरन वहाँ कम है, लेकिन जब हम आयरन सीडिंग कर देंगे सी में तो वहाँ पे उनका अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। जब ग्रोथ होगा तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। वाइटनिंग ऑफ द क्लाउड्स, बिल्कुल सही बात है। जब क्लाउड को वाइटनिंग कर देंगे तो जो हमारे पास शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रहे हैं आसमान से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा यार, है ना। क्लाउड सीडिंग से बारिश भी हो सकती है, या फिर हमने बोला तो जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे, है ना। एरोसोल्स आ जाएंगे तो बारिश हो जाएगी, हमसे माहौल ठंडा हो जाएगा यार। तो जियो इंजीनियरिंग में सारे के सारे चीज़ें जो है जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी इंडियाज प्रपोज्ड INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। इसका पहली बार कहाँ पे देखने को मिला? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, है ना, हमारे पास कहाँ पे देखने मिला? पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? INDC आर बाइंडिंग नेशनल प्लान्स हाईलाइटिंग क्लाइमेट मेजर्स गवर्नमेंट एम टू इम्प्लीमेंट इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या बाइंडिंग है? पहली बात तो नॉन बाइंडिंग है। तो देखो हमने INDC की बात की थी, ये INDC पहली बार कहाँ पे आए थे यार? यहाँ पे क्वेश्चन देखा था हमने INDC के रिगार्डिंग, वो देखो। तो INDC जो था ना, दे आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। INDC जो थे इनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है ना, नॉट बाइंडिंग है ये। एवरी 5 साल में इसको अपडेट करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे थे ना, 21 की बात कर रहे थे यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द अपडेटेड NDC रीड्स पुट फॉरवर्ड मास मूवमेंट
फॉर लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एज अ की टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास अपडेटेड हमारे पास एनडीसी है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करेंगे बाई 45%। एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे बाई 45% 2030 तक, ठीक है, 2005 के मुकाबले। और हमारे पास क्या करेंगे, जो हमारे पास 50% जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, 50% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे यार, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। कब तक, 2030 तक। ये हमने एनडीसी के अंदर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अंदर अपडेट किया है ना। और जो एमिशन इंटेंसिटी होगा 2005 के मुकाबले, जो हमारे पास पर कैपिटा जीडीपी में जितना एमिशन होता था उसको हम लोग कम करेंगे 45% तक, ठीक है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टारगेट विल ब्रिंग क्लाइमेट जस्टिस टू अ वाइडर लेवल। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो क्लाइमेट जस्टिस लाएगा भाई बहुत सारे लोगों के लिए। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बी, सॉरी सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर्स की बात की जा रही है, फॉर मिटिगेटिंग व्हाट, इंपॉर्टेंट मेजर फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। हमको गैस फ्लेयरिंग जो इंक्रीज करना पड़ेगा कि गैस फ्लेयरिंग को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा भाई। गैस फ्लेयरिंग मतलब जो ऑयल प्रोडक्शन है, ठीक है, उनको हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, हमारे पास जो गैस मार्केट है उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करना पड़ेगा, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रिवेंट करना पड़ेगा ज़्यादा इस्तेमाल होने से, ठीक है। सो इंक्रीज नहीं, रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट होगा। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एंड कोल वॉशिंग, बिल्कुल सही बात है यार। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एंड कोल वॉशिंग से हमारे पास क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को। बिल्कुल देखो भाई, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को हम रिड्यूस करेंगे यार। देखो जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसको बढ़ाएंगे तब तो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा यार। इसको हम इंक्रीज करने की बात करेंगे। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ज़्यादा से लोग खुद की गाड़ी कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करें तो एमिशन कम होगा, एंड एमिशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग तरह से मिटिगेट हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेट हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन करने से भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेट हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 135, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग कार्बन सिंक्स। हमको कार्बन सिंक्स की बात करनी है। A carbon sink is anything that release more carbon to the atmosphere than it absorb। भाई कार्बन सिंक है मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, नॉट रिलीज मोर, सो दिस इज इनकरेक्ट। कार्बन और ग्रीन कार्बन इज द कार्बन रिमूव बाय द फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन प्लांट एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इट इज वाइटल फॉर ग्लोबल कार्बन साइकिल। मैंने बताया था इससे 2-3 पहले क्वेश्चन में कि ब्लू कार्बन जो कि पानी के अंदर स्टोर्ड है, ग्रीन कार्बन जो कि प्लांट के अंदर स्टोर्ड है। ब्लू कार्बन refers to the carbon sinks held by the coastal, aquatic, marine vegetation, marine organism and sediments। बिल्कुल सही बात है। India's Sundarban National Park is among the 5 sites that have the highest blue carbon stocks globally। बिल्कुल सही बात है। दुनिया के जो हाई ब्लू कार्बन स्टॉक्स में हमारे पास जो यूनेस्को का जो लिस्ट है उसमें हमारे पास सुंदरबंस भी आते हैं यार। ओके, पानी वाले। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 24 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन मार्केट। हमको बात की करनी है यार कार्बन मार्केट की। जैसे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे स्टॉक को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसी प्रकार कार्बन मार्केट होता है जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं उसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। एंड कार्बन क्रेडिट्स आर नेसेसरी फॉर व्हाट, फॉर एनडीसीज, नेसेसरी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। कार्बन फुटप्रिंट्स can be defined as the total amount of the greenhouse gas produced to directly and indirectly support human activities, usually expressed in equivalent tons of carbon dioxide। बिल्कुल सही बात है यार, हमारी एक्टिविटीज से जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली निकलते हैं उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स आर द क्रेडिट्स फॉर रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन मेड दैट आर क्वान्टिफाइड एंड सोल्ड इन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स। भाई देखो क्या लिखा है, जो कार्बन क्रेडिट होते हैं ना, दिस आर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट, है ना, एंड जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एमिट करते हैं। मतलब एक कार्बन क्रेडिट मतलब एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। सो आर द क्रेडिट फॉर रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देखो क्वांटिफाइड एंड सोल्ड लिखा है, नो दिस आर ट्रेडेबल यार। ओके, एंड इट इज नॉट इक्वलेंट टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन, इट इज 1 टन, है ना, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 इक्वलेंट मतलब 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट मेट्रिक टन। सो दिस इज इनकरेक्ट। Carbon offset is a term for any tradable certificate representing the right to emit 1 ton of carbon dioxide। देखो ये सही बात बोल रहा है, 1 ton of carbon dioxide, ठीक है। और the mass of अच्छा सही बोल रहा है, देखो ये उल्टा कर दिया जा रहा है भाई। देखो कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं वो टन में होते हैं, 1 टन के अंदर 1 टन, एंड कार्बन ऑफसेट जो होते हैं वो होते हैं मैट्रिक टन में, इसको याद रखना, ठीक है। कार्बन ऑफसेट इज अ टर्म ऑफ एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट। तो देखो ये ऊपर नीचे एक्सचेंज हो गया, इनका डेफिनेशन ऊपर नीचे हो गया। कार्बन क्रेडिट के डेफिनेशन में कार्बन ऑफसेट डाल दिया, कार्बन ऑफसेट के में कार्बन ट्रेडिंग डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह डेफिनेशन हमको याद होने चाहिए भाई। कार्बन ऑफसेट इज अ टर्म ऑफ एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द मास ऑफ द अनदर ग्रीन हाउस गैस विद अ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ना भाई ना, ये कार्बन क्रेडिट हैं जो कि ट्रेडेबल होते हैं। हमारे पास क्वांटिफाइड एंड सोल्ड जो है वो हमारे पास कौन से हैं भाई, कार्बन ऑफसेट्स, दोनों इन कैटेगरी। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग ऑफ कार्बन एमिशन परमिट्स वाज नॉट अलाउड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। क्या जो कार्बन ट्रेडिंग है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर नॉट अलाउड बोल रहा है भाई, इट इज अलाउड यार, है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है यार, हमसे इनकट पूछा गया है, तो इनकट हो जाएगा बी 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन। हमको कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन की बात करनी है। इट इज अ प्रोसेस दैट कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सोर्सेज लाइक कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड आइदर रीयूज और स्टोर इट सो दैट इट कैन नॉट एंटर द इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही बात है, कार्बन के निकलने से पहले इसको स्टोर करने की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज जिसमें कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हो गए, है ना, अपने पास बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि हमारे पास माइंस हो गए, उस बहुत सारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज एस्टेब्लिश्ड 2 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। देखो भाई हमने कितने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए हैं, 2। बिल्कुल सही बात है, बट इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एक बॉम्बे के अंदर IIT बॉम्बे के अंदर है, और एक नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है बेंगलुरु के अंदर। Accelerating CCUS technology is an initiative to facilitate the emergence of CO2 capture, utilization and storage। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एक ACT टेक्नोलॉजी है दैट इज एक्सेलरेटिंग CCU, है ना। CCU मतलब कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना, CCU को फुल फॉर्म ही नहीं जान रहे और हम लोग बोलते जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास CCU मतलब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एमरजेंस ऑफ CO2 को। CO2 को फैसिलिटेट नहीं करते, बस CO2 कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी है यार, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। AGOG सुनो जी, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ओके, द गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, जिससे हम क्या कर पाएँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट कर पाएँ एंड हमारे पास रिड्यूस कर पाएँ एग्रीकल्चर इमिशन। द ग्रीन एजी, दैट इज ग्रीन एजी मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर यार। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। हमने देखा था 6 इंस्टीट्यूशन की बात की थी यहाँ पे, है ना। UNFCCC, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक था स्टॉकहोम कन्वेंशन, एंड एक था हमारे पास मिनामाटा। इन सबको फंड करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी
देखो भाई यहाँ पे ये जो ग्लोबल, सही बात है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको क्या करता है, फंड करता है, बट इट इज़ नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यार, इट इज़ दी हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, उसके अंदर यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता है यार, है ना। मतलब मेन जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, वो इसको एग्जीक्यूट करता है। The project will be implemented in all the states and union territories of India. नो नो नो, ये 5 स्टेट्स में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। 5 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास जो चंबल लैंडस्केप है उस एरिया में, है ना। मिजोरम में हमारे पास दाम्पा लैंडस्केप, एंड उड़ीसा के अंदर हमारे पास सिमलीपाल वाला रीजन है, जो राजस्थान के अंदर हमारे पास जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे, एंड उत्तराखंड के हमारे पास कॉम्बेट, जिम कॉर्बेट वाला। सो दिस इज, इट इज़ इनकरेक्ट यार, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल गैसिफिकेशन। हमको बात किसकी करनी है, कोल गैसिफिकेशन की बात करनी है। कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेसिस गैस और सिन गैस। कि ये सही है कि भाई कोल गैसिफिकेशन में हम कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अलाउड अ कंसेशन ऑफ 50% इन रेवेन्यू शेयर ऑफ कोल गैसिफिकेशन। मतलब आप कोल गैसिफिकेशन बनाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको जो रेवेन्यू जो टैक्स लगेगा उस पर कंसेशन दे रही है भाई। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको एक कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाए तो 50% पैसा कौन देगी भाई, यूनियन गवर्नमेंट देगी। कोल गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज अ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द बर्निंग ऑफ कोल। बिल्कुल सही बात है। इनकट पूछा, इनकट कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा सब सही। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओजोन डिप्लीशन। हमको बात किसकी करनी है, ओजोन डिप्लीशन की बात करनी है। CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट रिजल्ट इन ओजोन डिप्लीशन। जो CFCs होते हैं ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जनरली हमारे पास कहाँ से मिलता है यार, रेफ्रिजरेटर से, AC से ये निकलते हैं। फ्री क्लोरीन रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन CFCs आर ब्रोकन डाउन बाय UV रेडिकल्स। बिल्कुल, UV रेडिएशन, जब CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ना, जब UV रेडिएशन के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, है ना, तो ये हमारे पास कार्बन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल या फिर फ्री क्लोरीन बनते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड अ सरफेस फॉर दी रिएक्शन कजिंग ओजोन डिप्लीशन। जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है वो हमारे पास एक तरह से सरफेस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो वहाँ पे जनरली ओजोन होल देखने को मिलता है यार, है ना। वहाँ पे एक चेन रिएक्शन बनती है, चेन रिएक्शन। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 29 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द 5-point क्लाइमेट एक्शन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो COP 26 हुआ था, अभी तो नहीं हुआ था, हर साल जो COP होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी तो COP 26 नहीं, 27 न्यूज़ में था, इसीलिए 27 आ सकता है, ठीक है। 28 आने वाला है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, बट हाँ अभी 26 का दिख रहे हैं यार, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 5-point क्लाइमेट एंड एक्शन, हमको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। जो भी COP होता है उसकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि क्वेश्चन में फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है 5-point एक्शन, जो क्लाइमेट एक्शन हमारे पास अनाउंस किया गया था COP 26 के अंदर, उसके अंदर क्या मेंशन नहीं था भाई। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम 500 गीगावाट्स, है ना, जो हमारे पास पंच तत्व भी हम इसको बोलते हैं यार, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं तो बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। पंच अमृत, पंच तत्व नहीं, पंच अमृत, ठीक है। जिसमें बोला था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचेंगे, 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। बिल्कुल सही बात है। मीट 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। 2030 तक हम क्या करेंगे, 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाई 2050। बच्चे को पता होगा कि हम नेट जीरो की बात करते हैं 2070 तक, ओके। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी by 45% by 2030 ओवर 2005 लेवल। बिल्कुल सही बात है। जो कार्बन इंटेंसिटी है, मतलब जो पर कैपिटा
मतलब पर यूनिट जीडीपी जो एमिशन होता है उसको बोल रहे हैं भाई। 2005 के लेवल में हम 45% से कम करने की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 4 चीज़ें तो हो गई। 5वां चीज़ क्या है भाई हमारे पास, कार्बन एमिशन। टोटल प्रोजेक्टेड जो कार्बन एमिशन है ना वो हम 1 बिलियन तक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन बजट। हमको बात सी करनी है, कार्बन बजट की बात करनी है, ठीक है। कार्बन बजट के बारे में कुछ चीज़ें बात करनी है। इट इज़ अ इंटेंडेड रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन अंडर दी UNFCCC। देखो भाई ये जो है ना कार्बन बजट जो है वो हमारे पास किसकी बात करता है, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है जिसको परमिट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कीप सर्टेन टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, ठीक है। एंड इट इज़ इंटरनेट रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नो, यहाँ पे ये है कि आप इतना रिलीज कर सकते हो, है ना। एक तरीके से ये है कि नेट जीरो टारगेट को मेट करने के लिए, ना इंटरनेट रिडक्शन की बात नहीं करता, एमिशन एंड रिडक्शन दोनों को एक तरह से क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो INDC है ना वो हमारे पास रिडक्शन इन दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं, बट कार्बन बजट इसके बारे में बात नहीं करता। दी कार्बन बजट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द premise that there is a near line relationship between rising global temperature and the level of cumulative CO2। बिल्कुल सही बात है। कार्बन बजट को किसके ऊपर देखते हुए किसको देखते हुए यहाँ पे बनाया जाता है भाई कि हमारे पास जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है उसका एक कारण है CO2, इसीलिए हम CO2 के एमिशन और एब्जॉर्प्शन को एक तरह से इक्वलाइज करने की बात कर रहे हैं, नेट जीरो करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन 31 क्या यार, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल सीजन ओजोन होल। हमको बात सी करनी है, ऑल सीजन ओजोन होल की बात करनी है, ओके। ऑल सीजन ओजोन होल इज डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ ओजोन लॉस लार्जर देन 75% कंपेयर्ड विद द अनडिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर। देखो भाई इट इज़ नॉट लार्जर देन 75% बट लार्जर देन 25%, ठीक है। जो अनडिस्टर्ब एटमॉस्फेयर उसके मुकाबले 25% अगर ओजोन का लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑल सीजन ओजोन होल। सो दिस इज इनकरेक्ट। अंडर द किगाली एग्रीमेंट इंडिया विल कंप्लीट इट फेज डाउन ऑफ HFCs विथ क्यूमुलेटिव रिडक्शन ऑफ 50% बाय 2047। देखो भाई किगाली एग्रीमेंट जो हुआ था वो पेरिस एग्रीमेंट पे हुआ था, है ना, अमेंडमेंट है ये, है ना, जहाँ पे हमारे पास कंट्रीज़ को बात की जा रही है कि वो हमारे पास HFCs को 80 से 85% तक रिड्यूस करेंगे 2045 तक। इंडिया ने बोला है कि हम फेस डाउन करेंगे HFCs को, है ना, 4 स्टेप्स में। कब तक? 2047 तक। बिल्कुल सही बात है क्या, है ना, लेकिन नॉट बाई देखो भाई 50% बाई 2047 इज बाई 85%। 4 फेज़ में यहाँ पे कम करने की बात करते हैं। फर्स्ट फेज़ में 10% तक कम करेंगे 2032 तक, दूसरा फेज़ में हम 20% से कम करेंगे इन 2037, उसके बाद 30% तक कम करेंगे इन 2042 एंड 85% तक कम करेंगे इन 2047। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेन। हमको बात सी करनी है, मीथेन की बात करनी है। इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कि ये एंथ्रोपोजेनिक गैस है भाई, क्या ये एंथ्रोपोजेनिक गैस है? CH4 जो है, हमको क्या पूछा है, मीथेन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ना भाई, इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, है ना। सबसे ज़्यादा कौन है? CO2, उसके बाद कौन है? मीथेन। NCERT में एक डब्बे में दिया हुआ है, जो कि हमारे पास अराउंड कितना परसेंट आता है? 20% ऑफ दी ग्लोबल एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यार, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान के द्वारा, ठीक है, इंसान के द्वारा जो रिलीज किया जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। सो दिस इज इनकरेक्ट। मीथेन इज मोर देन 25 टाइम्स एज पोटेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड एट ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, बट जो CH4 है ना उसकी पोटेंसी ना 4 टाइम्स है यार, मतलब इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ CO2। दिस इज करेक्ट। सॉरी 4 टाइम्स नहीं बोला, 25%, मतलब 1/4
और 2500 टाइम्स, बिल्कुल 25 टाइम्स, नॉट 100। द ग्लोबल मीथेन प्लेज वॉज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 that aims to cut down methane emission by up to 30% from 2020 level by year 2030। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? 2030 तक हम किसके बारे में बात करते हैं? 2030 तक हम कितना रिड्यूस करने की बात करते हैं? 30%। बट ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है ना, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ COP21 बट इज अ पार्ट ऑफ द COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, है ना। दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है द टर्म काराकोरम एनोमली। तो नाम से समझ आ रहा है काराकोरम रेंज कहाँ पे है? समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस टू और रेजिस्टेंस ऑफ ग्लेशियर टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको बोलते हैं काराकोरम एनोमली, ठीक है। बिकॉज ये काराकोरम रेंज में देखने को मिल रहा है। जो काराकोरम रेंज हमारे पास है ना हिमालयास के अंदर, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब वहाँ पे उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है यार, है ना। इसका मेन कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से वो मेंटेन है वहाँ का ग्लेशियर्स। क्वेश्चन नंबर 34 है विद रेफरेंस टू द क्लाउड बर्स्ट। बादल फटना, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट ओवर अ लार्ज एरिया। यार स्मॉल एरिया भाई। द एनर्जी नेसेसरी फॉर द क्लाउड बर्स्ट कम्स फ्रॉम द अपवर्ड मोशन ऑफ एयर। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे पास बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट, है ना। सपोज करो ये बादल था, है ना, अचानक से ये लिफ्ट हो गया तो उसके वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो गया और बारिश हो गई भाई, है ना। हिली एरियाज में कंटेंट में आते हैं तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लैश फ्लड्स। क्या ये फ्लैश फ्लड्स क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सही बात। अचानक से बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है भाई, 6-7 घंटे में हमारे पास बच्चे को जो हमारे पास केदारनाथ वाला है, तो सबको याद होना चाहिए। कंसिडर दी फॉलोइंग करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 34 का बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल हेल्प टू अचीव क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, है ना। इनमें से कौन सा क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन अचीव करने में हेल्प करेगा साइमल्टेनियसली? कोस्टल वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल हेल्प करेगा यार, है ना। कोस्टल वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल हेल्प करेगा। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रोफॉरेस्ट्री तो भी हेल्प करेगा मिटिगेट करने में क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। सिक्योर इंडिजिनस पीपल लैंड्स राइट। देखो भाई, अगर हमने इंडिजिनस पीपल के लैंड्स राइट को यहाँ पे सिक्योर कर दिया तो ना हमारे पास हेल्प होगा ही बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो है ना एक तरह से लैंड को अच्छे से कंजर्व करके रखते हैं। इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ वो अपने आप को, अपने ट्राइब्स जो होते हैं ना, वो अपने जो प्रैक्टिस है उनको ऐसी का वैसी रखते हैं, तो उनके लिए एक मेन साधन होता है, तो उसको ख़राब नहीं करते। एंड सेंट्रलाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को सेंट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा भाई, हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। बिकॉज लार्ज पावर प्लांट्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट होगा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो हम अगर डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को तो हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स होंगे, उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। सो अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो अच्छा होगा क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, नॉट सेंट्रलाइज। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी 1, 2 और 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन 36 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेट। हमको बात इसी करनी है, कार्बन ऑफसेट की बात करनी है। कार्बन ऑफसेट की बात करनी है। कार्बन ऑफसेट इज अ वे टू कंपनसेट फॉर योर एमिशन बाय फंडिंग एन इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्सवेयर। तो देखो भाई, ये बिल्कुल सही बात है। आप क्या कर रहे हो? कार्बन ऑफसेट से क्या कर रहे हो? बैलेंस करने की बात कर रहे हो यार। आप क्या करने की बात कर रहे हो? बैलेंस करने की। आपने कार्बन रिलीज किया, ठीक है, आपने कहीं और कंज्यूम कर लिया, एंड इट इज मेजर इन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कार्बन ऑफसेटिंग एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन ऑफसेटिंग एंड कार्बन क्रेडिट्स में डिफरेंस है यार, है ना। कार्बन क्रेडिट्स जो है वो मिलियन टन्स में होता है, एंड हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं या फिर कार्बन जो ऑफसेट्स हैं ये होते हैं टन्स ऑफ CO2। हमने देखा भी है। दिस इज करेक्ट। इंडियाज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इज द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म। ना भाई ना, जो कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म है ना, इट इज़ फर्स्ट, लेकिन इट इज़ नॉट ऑफ वर्ल्ड, इट इज़ एशियाज फर्स्ट, ठीक है। इससे पहले ही बहुत जगह बन चुका है यार।
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल अलाउस कार्बन ऑफसेट स्कीम टू फंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है यार, जहाँ पे आप समझ रहे हो, जहाँ पे आप एमिट कर रहे हो, तो कहीं और से आपको क्या करना है, इसको कंज्यूम करना है, कंपनसेट करना है, बैलेंस करना है। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट जाएगा 8 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन टैक्स। हमको बात करनी है कार्बन टैक्स की। कार्बन टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन टैक्स दैट लेवीज अ फी ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। भाई ये फॉसिल फ्यूल पे नहीं लगता। कार्बन टैक्स जो है ना, ये उन चीज़ों पे लगता है जिनके प्रोसेस में, बनने के प्रोसेस में ना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ हो। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सही तो बोल रहा है कि ये पॉल्यूशन टैक्स इसके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हुआ हो फॉसिल फ्यूल का, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, कार्बन टैक्स इंटेंडेड टू प्रमोट अ फॉर्म ऑफ कार्बन प्राइसिंग। बिल्कुल सही बात है, तो कार्बन प्राइसिंग को रेगुलेट कर रहा है यार ये। एंड इंडिया डज नॉट टैक्स कार्बन एमिशन डायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के अंदर ना डायरेक्टली टैक्स नहीं होता, बट यूएस एंड चाइना जो है ना, मतलब यूरोप जो है डायरेक्टली टैक्स करता है यार। इंडिया जो है कट कर देता है, सब्सिडीज को इंक्रीज करता है, टैक्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जिससे क्या होता है, जो कार्बन सब्सिडी है ना, वो एक तरह से कार्बन टैक्सेशन में आ जाता है, तो डायरेक्टली नहीं करता यार। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वायर दैट एक्यूमुलेट and store some carbon containing chemical compound for an indefinite period। क्या ये हमारे पास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर कार्बन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड्स को स्टोर करने की बात होती है यार इनडेफिनाइट पीरियड के लिए? नो, इट इज़ जस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है, उसके बाद तो रिलीज हो ही जाएगा। इट इज़ नॉट फॉर अ इनडेफिनाइट पीरियड। एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन को रिमूव करना, ठीक है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, है ना, थ्रू कार्बन सिंक, नेचुरल आर्टिफिशियल रिजर्वायर में एक्यूमुलेट करना है फिर स्टोर करना, इज नॉट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यार, ठीक है। बिल्कुल यार यही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, बट यहाँ पे इनडेफिनाइट पीरियड की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट लॉन्ग, इट इज नॉट इनडेफिनाइट पीरियड, इट इज लॉन्ग टर्म यार। The process by which carbon sequestration remove carbon dioxide from the atmosphere is called as carbon sink। No, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यार, जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऊपर वाला डेफिनेशन है ना, याद रखना, प्रोसेस को नाम देते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। एंड ये ऊपर वाला जो है ना, एक इंडेफिनाइट पीरियड के लिए एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रिजर्वायर की बात करें, तो ये डेफिनेशन कार्बन सिंक का डेफिनेशन है यार। कार्बन सिंक क्या होता है, कोई भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रिजर्वायर जहाँ पे, ये तो सही है कि हाँ इंडेफिनाइट पीरियड के लिए स्टोर करके रखता है कार्बन को, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये नहीं है। द प्रोसेस बाय विच कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना, इज नोन एज कार्बन सिंक। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये भी गलत हो गया। डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स, अनमाइनेबल माइंस आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिंक। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल सिंक के अंदर सॉइल्स एंड ओशियंस आते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, बट हाँ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, मेरे को भी होता है यार, कार्बन सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो समझना है भाई हमको। नेचुरल आर्टिफिशियल रिजर्वायर बोल दे तो कार्बन सिंक है, प्रोसेस बोले तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। स्पेलिंग अच्छे से देता हूँ यार, मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, डॉक्टर लोगों का ऐसे ही होता है खराब। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है यार, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया अबाउट ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो कि ओशियंस के अंदर स्टोर्ड है। इट इज सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट, नो इट इज कॉल्ड एज ग्रीन कार्बन। इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड प्रमोट रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है। कंट्रीब्यूट टू दी एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस, नो कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसको कम करता है। इट इज सूट लाइक बाई प्रोडक्ट ऑफ वाइल्ड फायर, नो ब्लू कार्बन कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है भाई, एक तरह से है ना प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन को। मराइन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो सेडिमेंट्स हैं,
है ना, उनके अंदर जो स्टोर होता है जो वेजिटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इट इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ह्यूमन आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग गैस in quantities sufficient to change its concentration in the atmosphere. It persists in the air for centuries. Its amount can be increased by other greenhouse gas and its amount is strongly related to them. It cycles through the atmosphere very quickly. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं यार, हाँ, वाटर वेपर की। वाटर वेपर सबसे ज़्यादा है ना ग्रीन हाउस गैस करने वाला है और सबसे समय से है, बहुत समय से। हम लोग उतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, CO2 तो कर रहे हैं, है ना, मीथेन कर रहे हैं, बट हाँ ये जो है CH4 जो CH से बोलते हैं, वाटर वेपर इज ऑल्सो मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई, विद रेफरेंस टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, हमको बात करनी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है यार, कितना ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। फॉर अ गैस इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी दैट अ गैस एब्जॉर्ब ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो भाई, ग्लोबल वार्मिंग किसी भी गैस के लिए है ना टोटल एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, जनरली 100 ईयर्स होता है, फॉर नॉट कंपेयरिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड बट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन है 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल वार्मिंग। हमको बात करनी है ग्लोबल वार्मिंग की। एज पर द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिपोर्ट, इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द आर्टिक परमाफ्रॉस्ट। बिल्कुल सही बात, जो आर्टिक बर्फ जमा हुआ है यहाँ पे वो पिघल जाएगा यार। इट इज़ रिजल्टिंग इन वॉल्केनिक इजेक्शन, अनसीजनल प्रिसिपिटेशन एसेट्रा। बिल्कुल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास वॉल्केनिक इजेक्शंस हो रहे हैं, अनसीजनल प्रिसिपिटेशंस हो रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज रिलीजिंग मोर कार्बन देन इट इज एब्जॉर्बिंग। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, असम के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है, बिल्कुल सही, बिकॉज वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, हमारे पास जो वन हॉर्न राइनोज रहते हैं उसकी वजह से भी एक तरह से आप समझ सकते हो कि सॉइल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दी फॉरेस्ट जो कि एब्जॉर्ब करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 42 का आंसर हो जाएगा D। 43 है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द 6th असेसमेंट ऑफ IPCC ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, बट हाँ क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है यार। द एमिशन ग्रोथ हैज़ बीन ड्राइवन मेनली बाय CO2 एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज मीथेन एमिशन। बिल्कुल सही बात है, इसने बोला कि देखो भाई जो हमारे पास एमिशन मेनली कहाँ से हो रहा है, CO2 एमिशन जो है वो मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर से हो रहा है। मीथेन एमिशन की वजह से भी हमारे पास क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं यार, एमिशन ग्रोथ हो रहा है। Climate change is increasing vector-borne and water-borne diseases such as malaria, dengue, particularly in the subtropical region। बिल्कुल सही बात है। The report identifies India as one of the vulnerable hotspots with several regions and important cities facing very high risk of climate disasters such as flooding, sea level rise and heat waves। सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा all of the above। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन फुटप्रिंट। फिर से कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पूछा गया है। अ कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस दैट आर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्शन। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन एक्शन से टोटल जो ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। इट ट्रैक्स द यूज ऑफ प्रोडक्टिव सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है, बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज जो हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ना वो हमारे पास प्रोडक्टिव सरफेस एरिया को देखता है, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हमारे पास बायोप्रोडक्टिव स्पेस को देखता है। कार्बन फुटप्रिंट इट टेक्स इनटू अकाउंट द बायोप्रोडक्टिव एरिया, जहाँ से क्या हो रहा है भाई, चीज़ें बन रही है। अर्थ ओवरशूट डे इज पब्लिश्ड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एनुअली। बिल्कुल सही बात है, जो अर्थ ओवरशूट डे है ना, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क को हर साल क्या करता है, पब्लिश करता है यार।
मतलब उल्टा बोल रहे हैं यार। अर्थ ओवरशूट डे जो है ना, पब्लिश बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन है यार, टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन टेकन बाय इंडिया। एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग क्लाइमेट सिनेरियोज, असेसिंग वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो भाई, जो एनपी और एनएपीसीसी लिया है हमने, नॉट एनएएफसीसी, ठीक है। जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, वो हम इंडिया ने बनाया है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ठीक है, 2017 के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड दी NCEF। देखो भाई, जो NCEF है ना, वो हमारे पास क्या बोल रहा है, NCEF इन 2020 2010 में बन गया था NCEF यार, विद सोल पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग एंड प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात ही करता है, फंडिंग की बात करता है, एंड प्रमोटिंग की बात करता है, रिसर्च करने की बात करता है। फंडिंग रिसर्च को मतलब फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग एंड फंडिंग रिसर्च। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस। बच्चे बच्चे को पता है यार, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो हमारे पास फ्रांस और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया था। तो जो नेशनल एडेप्टेशन फंड है, तो हमने देख लिया भाई किसके अंदर बना था यार, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली। गलत बोल रहा हूँ भाई, ये जो नेशनल हमारे पास एडेप्टेशन फंड था ना, वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बना था, ठीक है, हमारे पास इंडिया के अंदर नहीं बना था यार, ठीक है, उसको देखते हुए यहाँ पे बना था। लेकिन हमारे पास क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया के अंदर हमारे पास क्या क्या एक्शन लिए थे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये देखने के ये हमने लिया 2017 में, ठीक है। और हमारे पास जो ग्रीन क्लाइमेट फंड या फिर जो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, वो हमने 2010 में बनाया था। क्वेश्चन 46 है, रिसेंटली एविल ट्विंस ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज इन न्यूज़। ओके, तो एविल ट्विन ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या के बारे में है भाई, एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। किस इफेक्ट को हम बोलते हैं एविल ट्विन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जो ओशियन एसिडिफिकेशन है वो एक एविल ट्विन कहलाता है, बिकॉज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस ऑफ द सी। एक तरीके से हमारे पास एसिडिफिकेशन से थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट देखो ग्रीन हाउस गैस जो है वार्म कर देगा सी को एक तरीके से, एंड एट द सेम टाइम जो CO2 लेवल है सी का वो भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, जो केमिकल मेकअप है ओशन का वो चेंज होगा टू द डबल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन द सी, एंड इट इज कॉल्ड एज ट्विन। मतलब CO2 का 2 प्रभाव पड़ रहा है, पहला एंड दूसरा। पहला ये क्या करेगा भाई, हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सी के ग्लोब को, सी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, एंड दूसरा CO2 लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, इसके दोनों की वजह से वार्मिंग हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्विन एविल ऑफ क्लाइमेट चेंज। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अभी जो हमारा पूरा वाला कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज एस्टेब्लिश्ड द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर स्केलिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इंटरवेंशन। देखो भाई, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था, है ना। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने क्योटो प्रोटोकॉल बोला ना भाई, देखो क्योटो प्रोटोकॉल में पहली बार जो है एडेप्टेशन फंड की बात की थी, बट नेशनल एडेप्टेशन फंड को हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था क्योटो प्रोटोकॉल को देखते हुए। तो हमने जो था ना, इट इज क्या लिखा है, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग क्लाइमेट सीनरियोज। तो प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग क्लाइमेट सीनरियोज के हमने क्या बात है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया था यार, इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, फंडिंग के लिए बनाया था इसको, एडेप्टेशन फंड को। NAFCC was established in 2050 and is a centrally sponsored scheme to meet the cost of adaptation to climate change for Himalayan states only। तो जो NAFCC है उसी पर सिर्फ हिमालयन स्टेट्स के लिए है क्या, नो, इट इज़ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सब के लिए, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये सही 2005 में आया था, भी सही कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तो नहीं है भाई, सेंट्रल सेक्टर है, याद रखना।
100% कौन देगी? नेशनल एडेप्टेशन फंड में सेंटर देगी। ओके, सो सिडबी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडेप्टेशन प्रोजेक्ट अंडर NAFCC। देखो भाई, इट इज़ नॉट सिडबी, इट इज़ नाबार्ड जो है ना, वो हमारे पास इम्प्लीमेंट करेगा इसको, ठीक है। सो इनकट पूछा है, तीनों के तीनों इनकट हैं भाई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म होते हैं भाई हमारे पास क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन से।